राजनीति में सबसे पहले बात करते हैं भगवान वराह की जयंती की, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है। देश के अलग अलग इलाकों में वराह जयंती मनाई जा रही है, लेकिन अब इस पर सियासी विवाद भी छिड़ गया है। इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी ने वराह जयंती पर बधाई दी, तो मुजफ्फरनगर में घर घर भगवान वराह की तस्वीरें बांटकर भव्य तरीके से उनकी जयंती को मनाया गया। ये रिपोर्ट देखिए। भगवान वराह की जयंती सेक्युलर्स को क्यों चुभी? भगवान वराह पर यूपी टू महाराष्ट्र नया विवाद। आज दुनिया भर में हिंदू भगवान वराह की जयंती मना रहे हैं। यूपी में धूमधाम से भगवान वराह की जयंती मनाई गई, पूजा पाठ किया गया। तो वहीं महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे ने भगवान वराह की जयंती मनाने और सिलेबस में भी शामिल करने की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वराह जयंती पर सियासी बयानबाजी हो ही रही थी कि इसी बीच सीएम योगी ने भी वराह जयंती की बधाई देते हुए कहा कि श्री हरि विष्णु का यह अवतार धर्म, न्याय और सृष्टि संतुलन का प्रतीक है। प्रभु से प्रार्थना है कि सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय श्री वाराहदेव। मुजफ्फरनगर में भगवान वराह की जयंती मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे। हाथों में भगवान वराह की फोटो लेकर यात्रा भी निकाली। स्वामी यशवीर के नेतृत्व में भव्य जयंती समारोह का आयोजन किया गया। जिन लोगों ने 1947 में टुकड़ा कराया, अब वो इस देश को भी बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, इस देश पर कब्जा करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन आज आप लोगों को भगवान वाराही की तरह इस आसुरी वृत्ति को समाप्त करने के लिए आगे आना हो। और यदि आप लोगों ने अपने जीवन को लगाया तो सनातन धर्म का कोई भी आसुरी वृत्ति का जिहादी मानसिकता के लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। स्वामी यशवीर महाराज ने जयंती मनाने के साथ ही घर घर भगवान वराह की फोटो बांटी और लोगों से अपील की है कि भगवान वराह की फोटो अपने घर, दुकान पर लगाएं, जिससे जिहादी मानसिकता के लोगों की पहचान हो सके। मैं तो बल्कि ये कहना चाहता हूँ सभी हिंदुओं को कि वे भगवान वराह की जयंती अपने प्रत्येक बस्ती में, गांव में मनाएं और अपने घर में भी भगवान वराह का चित्र लगाएं। और जहां खाद्य पदार्थ की दुकानें हो वहाँ भगवान वराह का चित्र अवश्य लगाएं, क्योंकि भगवान वराह का चित्र जहाँ पर होगा वहाँ पर थूक मूत्र जिहादी गैंग नहीं होगा। यूपी में जयंती की शुरुआत हो गई, जबकि महाराष्ट्र में भगवान वराह को लेकर व्यापक स्तर पर जयंती मनाने के साथ ही बच्चों को सिलेबस में भी पढ़ाने की मांग की जा रही है, जिसके लिए मंत्री नितेश राणे ने महाराष्ट्र सरकार को लेटर लिखकर मांग की है कि हिंदू धर्म में वराह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं, इसलिए धूमधाम से जयंती मनानी चाहिए। स्कूली पाठ्य पुस्तकों में वराह जयंती के महत्व के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को इसके महत्व के बारे में पता चले। वराह जयंती को लेकर नितेश राणे ने मांग की तो सेकुलरिज्म की राह गलापने वाला विपक्ष विरोध जताने लगा, क्योंकि भगवान वराह जंगली सुअर का रूप है और मुसलमानों में सुअर हराम माना जाता है। सुअर का नाम आते ही मुस्लिम समाज में विरोध शुरू हो जाता है। इसलिए कभी हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले उद्धव गुट भी भगवान वराह की जयंती को नफरती बताने पर तुले हैं। हम सभी अवतारों का सम्मान करते हैं, उनकी पूजन अर्चना करते हैं और हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ नेता केवल विष्णु भगवान का नाम तो लेते हैं, लेकिन विष्णु भगवान के बताए हुए पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहते। वो केवल हिंसा की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, जिसका स्थान न तो हमारे पुराणों में है, न तो हमारे सनातन में है, न हमारे हिंदू धर्म में है। अब उन लोगों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। वराह जयंती को लेकर मुस्लिम समाज ने भी विरोध जताना शुरू कर दिया है, लेकिन भगवान वराह हिंदुओं के लिए पौराणिक महत्व रखते हैं। भगवान वराह ने जलमग्न पृथ्वी को जिस तरह पानी से निकालकर उसकी रक्षा की थी, इसलिए भक्त सुख समृद्धि के लिए भगवान वराह की पूजा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो भगवान वराह की जयंती और सिलेबस में शामिल किए जाने को लेकर महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे की मांग अब सियासी घमासान की वजह बनती जा रही है। उद्धव गुट पहले ही राणे की मांग को नफरती बता चुका है। जी मीडिया की टीम ने मुंबई के मुस्लिमों से भगवान वराह जयंती मनाने को लेकर बात की, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोगों का ऐसा है कि हमारे कुरान ने जो हमको बताया है और हमारे जो नबी हैं उन्होंने जो हम लोगों को बताया है
तो हमारा ऐसा कहना है और मानना है ये कि हमारे लिए वो चीज़ हराम है। उन्होंने अगर इस चीज़ पे हाथ रख दिया कि ये आप खाओगे और ये नहीं खाओगे, तो वो क़यामत तक कोई मुसलमान नहीं खाएगा। और रहा सवाल इनका, तो ये जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये अपने लोगों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, उस बारे में हम किसी को अपनी आस्था फोर्स नहीं कर सकते कि आपको हमारी आस्था के हिसाब से चलना रहेगा। तो नीतीश जी को मैं यही कहूँगा, हम्बली रिक्वेस्टली, कि आप की जो आस्था है, आपको पूरा अधिकार है आपकी आस्था के हिसाब से चलने के लिए, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हम हराम है तो यार क्यों करना, तुमको करना तुम करिए, हमको तो मना कर रहे हैं हम लोग। ये तो हमको बोल रहे वो करने, वो बोले गलत चीज़ है यार, ऐसी चीज़ नहीं करना। आपको लगता है थोपा जा रहा है? इसके पीछे राजनीति है? राजनीति है या नहीं पता नहीं, लेकिन क्या होता नहीं, हमारे धर्म में आराम है ये चीज़। ये नहीं चलेगा इधर। नीतीश राणे तो कुछ भी बोल देते हैं। उत्तर प्रदेश का संभल, जो हिंसा और दंगों के लिए जाना जाता था, वो आज धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित हो रहा है। संभल के शंकर चौराहे पर भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण हो गया। सीएम योगी ने कुछ दिन पहले कल की नगरी को एक बार फिर से तीर्थ स्थान के तौर पर विकसित करने का भरोसा दिया था, जिसका आगाज हो चुका है। योगी का सनातन अभियान, संभल में भगवान परशुराम विराजमान। जो संभल कल तक कट्टरपंथी सोच और सनातन पर प्रहार के लिए जाना जाता था, जो संभल कुछ महीने पहले हिंसा की आग में जल उठा था, उस संभल में जब योगी के सिंघम उतरे तो बुलडोजर एक्शन हुआ और उपद्रवियों का ऐसा इलाज हुआ कि अब उसी संभल में सनातन का पथ तैयार हो रहा है। कुछ दिन पहले भगवान कल्की के महोत्सव के मौके पर सीएम योगी संभल गए, जहां उन्होंने संभल को एक बार फिर तीर्थ स्थान के तौर पर विकसित करने का भरोसा दिया था। 68 तीर्थ थे यहाँ के, 19 पावन कूप थे, सब कुछ था। कैसे बर्बर अत्याचारों से विदेशी आक्रांताओं ने इन तीर्थों को नष्ट किया, अपवित्र किया। संभल तो हम सबकी आस्था का प्रतीक है। हरि और हर यानी विष्णु और शिव दोनों का जहां पर एक सामूहिक रूप से दर्शन हो सकते हो, वही है हरिहर। सीएम ने सनातन के लिए कमर कसी तो उनकी फोर्स भी पीछे नहीं रही। योगी के ऐलान के बाद संभल अब एक बार फिर गौरवशाली अतीत की ओर लौटता दिख रहा है। संभल के शंकर चौराहे पर भगवान परशुराम की प्रतिमा की स्थापना की गई। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। पीतल धातु से निर्मित प्रतिमा करीब 4 फीट ऊंची है। इसका वजन 1.5 क्विंटल है। योगी आदित्यनाथ की कोशिश से अब रंग ला रही हैं। संभल का जो पौराणिक स्वरूप है पुनः वापस लौट रहा है और आज संभल के लिए बड़ा खास दिन है। आज संभल में भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की प्रतिमा का यहाँ अनावरण किया जा रहा है। संभल को एक बार फिर मिल रही सनातन की पहचान पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है। जब इनकी मूर्ति का स्थापना है तो कल्की नगरी का उद्धार है। आज से कल्की नगरी संभल का अनावरण हो गया इनकी प्रतिमा के साथ। अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित हर्षोल्लास महसूस कर रहे हैं। आज भगवान कल्की के गुरु संभल में विराजमान हो गए हैं। वहीं मुस्लिम बाहुल इलाके में भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित किए जाने पर इलाके के मुस्लिम भी इस पहल से सहमत दिखे। बढ़िया प्रयास है, मतलब ये फिर याद रहेगी उनके पास भगवान परशुराम जी हैं, ये भी याद रहेगी। शहर के लिए ठीक है भाई, जिसकी आस्था है वो हम भी अच्छा देखते हैं। जब उनकी आस्था अच्छी है, सही लगा रहे हैं तो हमें भी कोई इतराज नहीं है। ये सही देखते हैं, बढ़िया देखते हैं। शोभा बढ़ेगी चौराहे के एक तो अब इसके बाद जा रहा है पर अन्य धार्मिक हिसाब से सही है। वैसे तो भगवान परशुराम की प्रतिमा का अनावरण जूना अखाड़ा के महासचिव कर्णपुरी महाराज ने किया। कल की नगरी में परशुराम के विराजमान होने से संतों के साथ साथ आम लोगों में भी खुशी की लहर है। बहुत सदियों के बाद, कम से कम 1 शताब्दी बाद संभल में संस्कृति, हिंदुत्व, हिंदू और इतिहास का जागरण हुआ। यहाँ के समस्त नागरिकों ने भगवान परशुराम के
मूर्ति का जो यहाँ स्थापना किया और कर रहे हैं, यह बहुत पहले होना चाहिए था। योगी सरकार संभल को धार्मिक पर्यटन नगरी बनाने पर काम कर रही है। संभल में 68 तीर्थ और 19 कूप बताए जाते हैं, जिसमें से प्रशासन ने 41 तीर्थ और सभी 19 कूप खोज लिए हैं। संभल से जी मीडिया के लिए सुनील सिंह की रिपोर्ट। स्वामी रामभद्राचार्य के एक बयान से देश के संत समाज और सनातनियों में एक नया विवाद छिड़ गया है। अयोध्या के संत रामभद्राचार्य ने खुद को वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज से ज्यादा विद्वान और चमत्कारी बताया। सिर्फ इतना ही नहीं, रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद को चैलेंज कर दिया कि उनको संस्कृत नहीं आती। अब इस बयान को लेकर अयोध्या से मथुरा तक कैसे छिड़ी है जुबानी जंग, देखिए इस रिपोर्ट में। शास्त्र का कचहरा भी नहीं आता तो उनको बोलने जो बोलते बने लेट देम बात। विद्वान और चमत्कार को लेकर संतों में नया विवाद। जितने टफ क्वेश्चन हो सब मेरे यहाँ ले आया करो। प्रेमानंद वर्सेस रामभद्राचार्य, संस्कृत का कौन बड़ा आचार्य? स्वामी रामभद्राचार्य के बयान के बाद संतों में नया विवाद छिड़ गया है। संत समाज के साथ साथ फॉलोअर्स में भी बहस शुरू हो गई है कि संतों में कौन ज्यादा विद्वान और चमत्कारी है। क्या प्रेमानंद महाराज को संस्कृत नहीं आती? क्या प्रेमानंद महाराज को शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है? रामभद्राचार्य का बयान पद के अनुरूप नहीं है। लेकिन रामभद्राचार्य ने क्या कहा था कि जिस पर बवाल हो रहा है। एक इंटरव्यू के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य से संत प्रेमानंद के बारे में सवाल किया है कि बिना किडनी के भी उनका जीवन चल रहा है। इस पर जगतगुरु रामभद्राचार्य बोले ये कोई चमत्कार नहीं है, और इसके बाद उन्होंने प्रेमानंद महाराज को चुनौती देते हुए कहा था कि यदि प्रेमानंद उनके सामने संस्कृत का एक वाक्य बोल दें तो वो उन्हें चमत्कारिक मान लेंगे। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद के शास्त्रीय ज्ञान पर सवाल उठाया और कहा कि वो राधा सुधानिधि का एक श्लोक भी ठीक से नहीं बना पाते। मैं खुलकर कह रहा हूँ कि वो तो मेरे बालक के समान हैं, ना तो वो विद्वान हैं और ना साधक और ना चमत्कारी हैं। रामभद्राचार्य के इस बयान को लेकर कुछ संत विवादित बता रहे हैं तो कुछ सनातन विरोधी, तो वहीं कुछ संत संकीर्ण मानसिकता वाला बता रहे हैं। जबकि संतों के एक बड़े धड़े का कहना है कि ऐसे बयान से सनातन संस्कृति को नुकसान होगा, इसलिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए। आप भाव को आत्मसात नहीं करेंगे तो कितने भी ग्रंथ पढ़ ले वो सिर्फ जुबानी उच्चारण रहेगा। यह भाषा का विवाद नहीं है, यह कहीं न कहीं किसी विषय की मतभिन्नता है। उस मतभिन्नता को हम शास्त्रार्थ के माध्यम से निकालने का प्रयास करें। दोनों उच्च कोटि के महापुरुष हैं, दोनों विद्वान हैं। अगर संत आपस में टकराएगा जिससे हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा, जिससे विधर्मियों के द्वारा जिस प्रकार से लगातार राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता और सनातन धर्म पे कुठाराघात किया जा रहा है, वह पुष्ट होगा। इसलिए पूज्य महापुरुषों को आपस में किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। रामभद्राचार्य के बयान को लेकर अब तक ना ही प्रेमानंद की तरफ से कोई बयान आया है और ना ही उनके आश्रम की ओर से इस विवाद पर बयान जारी किया गया है, जिसको लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं कि आरोपों पर प्रेमानंद का जवाब क्यों नहीं आया? प्रेमानंद महाराज की खामोशी की वजह क्या है? रामभद्राचार्य जी हमेशा कोई न कोई विवाद ऐसे खड़ा करते रहते हैं, उनका स्वभाव बन गया है। मूलतः उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो उन्हीं के ऊपर आक्षेप लग जाए। हम किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कार्यों से देखते हैं, उसके आचरण से देखते हैं, उसके स्वभाव से देखते हैं। प्रेमानंद जी आज जो कर रहे हैं वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जीवन को किस तरह से सरलतापूर्वक जीना चाहिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो वृंदावन के संतों में इस बात को लेकर आक्रोश पैदा हो गया। इसे लेकर वृंदावन के राधानंद गिरि महाराज के आश्रम पर संतों की बैठक हुई। बैठक में दिनेश पलाहरी ने कहा है कि रामभद्राचार्य बड़े संत हैं, उन्हें अहंकार की ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। देखिए, प्रेमानंद महाराज जी तो एक बहुत बड़े दिव्य संत हैं। इन्होंने जो बयान दिया है रामभद्राचार्य जी ने, वो बहुत ही गलत बयान दिया है। ऐसे संत के बारे में ऐसी द्वेष भावना रखना ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। रामभद्राचार्य जी बड़े संत हैं, मानते हैं, लेकिन वो अहंकारी संत हैं। वो हर किसी संत को अपने से छोटा मानते हैं, जबकि संत सभी समान हैं, सभी भगवान के भक्त हैं, सभी भगवान के मानने वाले। और प्रेमानंद महाराज जी तो संपूर्ण विश्व में जितने भी सनातनी हिंदू रहते हैं सबको सनातन धर्म की तरफ जोड़ रहे हैं, सभी को राधा नाम का भाव सिखाते हैं। तो ऐसे दिव्य संत की आलोचना करना महापाप है। रामभद्राचार्य के बयान को लेकर वृंदावन के साथ ही देश के बाकी संत भी बयान को विवादित बताने के साथ ही नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर अब लोग प्रेमानंद महाराज के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।
जी मीडिया। बात करते हैं 2027 की सियासी जंग की, जिसके लिए समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए की रणनीति को धार देने में जुटी है। लखनऊ में आज एसपी का प्रजापति सम्मेलन हुआ, जिसमें 2027 के लिए मिलकर लड़ाई लड़ने का ऐलान किया गया। वहीं अखिलेश ने एक बार फिर योगी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। ये रिपोर्ट देखिए। 2027 की जंग, एसपी का महाधिवेशन, पीडीए प्लान, लखनऊ में प्रजापति सम्मेलन। 2027 चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली और इसके लिए अखिलेश अपनी पीडीए की रणनीति को धार देने में जुटे हैं। लखनऊ में इसी रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी का प्रजापति सम्मेलन हुआ, जिसमें अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव के साथ पार्टी के लगभग सभी वरिष्ठ नेता और यूपी के प्रजापति समाज के लोग शामिल हुए। लखनऊ के सपा कार्यालय में आज प्रजापति सम्मेलन हुआ और जिसको लेकर पीडीए को लेकर रणनीति तैयार की गई। 2027 को लेकर रणनीति तैयार की गई। पीडीए को लेकर महासम्मेलन जो है वो आज सपा कार्यालय में हुआ और जिसमें पार्टी के तीनों शीर्ष वरिष्ठ नेता जो है रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव जो है वो इस प्रजापति सम्मेलन में शामिल हुए। कहा जा रहा है कि 2027 की जो रणनीति है वो यहीं से लिखी जाएगी, क्योंकि अखिलेश यादव ने साफ कर दिया था कि पीडीए को लेकर ही आगे बढ़ेंगे और इसी को लेकर यहाँ पर आज प्रजापति सम्मेलन किया गया। इस बैठक में प्रजापति समाज को पीडीए का अहम हिस्सा बताते हुए अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रजापति समाज के साथ भेदभाव किया, जिनके सम्मान के लिए वो मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। अच्छे दिन लाने वालों ने भ्रष्टाचार करा, न केवल भ्रष्टाचार पैसे का किया, आर्थिक रूप से भ्रष्टाचार किया, बल्कि हमारा हक और सम्मान जो हमें मिला था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें हक और सम्मान आरक्षण दिया, उसको भी लगातार ये छीनने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम सब एकजुट होकर के, हम लोग एक दूसरे का साथ दे करके, एक दूसरे के दुख तकलीफ में खड़े होकर के इस भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। वहीं बैठक में शामिल प्रजापति समाज के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी और पीडीए को मजबूत करने का दावा किया। अखिलेश भैया ने कहा है कि आप प्रजापति समाज के लोग समाजवादी पार्टी को और पीडीए को मजबूत करिए। अखिलेश जी ने कहा, हमारी मांग थी भाई कि हमारे समाज को भी सब पीडीए के मतलब जितनी आबादी है हिस्सेदारी दी जाए। उन्होंने कहा कि भाई हिस्सेदारी भी देंगे और एक कदम बढ़ते हुए अखिलेश जी ने कहा कि सरकार आने पर जितना मतलब नौकरियों में भी हर आयोग में जितनी जिसकी समाज की हर जगह प्रजापति समाज भी दिखेगा, सब लोग दिखेंगे पीडीए के लोग। प्रजापति समाज पूरे उत्तर प्रदेश का और जितना पीडीए का जो हमारा लोग है, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्यक जितना भी है, सबके लोगों के साथ में अत्याचार हो रहा है। उनके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। लोग वहाँ पीड़ित हैं, परेशान हैं, लोग काम नहीं हो रहा और सभी विभागों में कोई भी काम बिना पैसे लिए नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। प्रजापति समाज ने अखिलेश से पीडीए में शामिल होने की मांग की, जिसे अखिलेश ने मान लिया और 2027 की लड़ाई भी मिलकर लड़ी जाएगी। अब आगे की जो 2027 की जो रणनीति है वो पीडीए के साथ साथ सभी जातियों को साथ में लेके चलेंगे, जिससे कि 2027 की रणनीति जो है वो पीडीए के जरिए पूरी की जा सके। कैमरामैन समीर कनकी के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, लखनऊ। और बिहार चुनाव से पहले एक बार फिर परिवारवाद का मुद्दा गर्म हो गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में कई नेता अपने बेटे बेटियों को एंट्री की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार के चुनाव में 16 नेताओं के बेटों की लॉन्चिंग हो सकती है। अपने परिवार को टिकट दिलाने के लिए नेता पटना से दिल्ली तक फील्डिंग सजा चुके हैं। वो किसी भी तरह राजनीति में अपने परिवार की लॉन्चिंग कराना चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चुनाव की तैयारी, फिर परिवारवाद हावी। 16 बेटों के लॉन्चिंग की बारी, दिल्ली तक दौड़ जारी। बिहार में करीब 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरे दम के साथ मैदान में उतर चुके हैं। महागठबंधन के 2 लड़के राहुल तेजस्वी वोट अधिकार यात्रा पर निकले, तो एनडीए की जीत के लिए पीएम मोदी और अमित शाह के भी बिहार में दौरे जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच बिहार में एक बार फिर परिवारवाद का बोलबाला नजर आता दिख रहा है।
सूत्रों के मुताबिक इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में 16 से ज्यादा नेता ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटियों को पहली बार चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। या यूं कहें कि विधानसभा चुनाव में 16 नेताओं के बेटे बेटियां लॉन्च होंगे। पिछले 30 सालों से बिहार की राजनीति सिर्फ 1.5 दर्जन परिवारों के इर्द गिर्द घूमती रही। MP और MLA बार बार इन्हीं परिवारों के लोग बनते रहे। ये सभी परिवार BJP, JDU, RJD, कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। विधानसभा चुनाव आने वाला है और इसमें 16 से ज़्यादा नेता ऐसे हैं जो अपने बेटे बेटियों को पहली बार चुनाव लड़वाने की तैयारी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार जो नेता अपने बेटे या बेटियों को लॉन्च करने की तैयारी में हैं, उनमें से कुछ बड़े नामों की बात की जाए तो JDU नेता आनंद मोहन अपने छोटे बेटे अंशुमान को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। पप्पू यादव भी अपने बेटे सार्थक को पूर्णिया की किसी सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव अपने बेटे अभिमन्यु के लिए टिकट चाहते हैं। लालू के खास जगदानंद सिंह के दूसरे बेटे अजीत के चुनाव लड़ने की चर्चा है। बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा भी इस बार RJD के टिकट पर चुनावी दंगल में उतरने के लिए तैयार हैं। अश्विनी कुमार चौबे भी बेटे अर्जित के लिए BJP से टिकट चाहते हैं। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान के कई जिलों में हाहाकार मचा है। जिस राजस्थान में लोग पानी के लिए तरसते थे, वहां के कई जिले अब सैलाब की चपेट में हैं। राजस्थान के करीब 10 जिलों में भारी बारिश के चलते त्राहिमाम मचा हुआ है। कहीं घरों में पानी भर गया तो कहीं ऐतिहासिक किलों की दीवारें ध्वस्त हो रही। आसमानी आफत की मार ने इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी परेशान कर दिया है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार हो रही बारिश से स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। यहां मानो नियाग्रा फॉल्स फूट पड़ा है। जहां कभी अमरूद के बाग और हरे भरे खेत हुआ करते थे, वहां अब पानी के तेज बहाव ने उन्हें एक गहरी नदी में बदल दिया है। पानी के लगातार कटाव से जमीन चौड़ी होती जा रही है, जिससे कई घर बह गए हैं और कई अन्य, यहां तक कि मंदिर भी खतरे में है। सवाई माधोपुर में ज्यादातर गांव इन दिनों कुदरत की मार झेल रहे हैं। कई गांवों में सैलाब आ गया है और गांव के गांव जलमग्न हो गए हैं। भारी बारिश के चलते जिले के सभी नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर तरफ पानी ही पानी है। दुकान, घर और सड़कें सब डूब चुकी हैं। अपने ही घरों से लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मवेशियों को भी लोगों ने अपने घरों की छत पर चढ़ा रखा है। ये वीडियो देखिए, ये बिलोपा गांव है जो टापू में बदल चुका है। यहाँ 1 इंच भी जमीन नजर नहीं आ रही है। दिख रहा है तो सिर्फ पानी। घरों में पानी घुस गया है और लोग छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं। डूंगरपुर जिले में पिछले 36 घंटों से ज्यादा समय से रुक रुक कर बरसात का दौर चल रहा है। पुराने शहर में सड़कें दरिया बन चुकी हैं। इसी बीच शहर के पुराना विजय स्कूल की चारदीवारी का एक हिस्सा ढह गया। चारदीवारी का मलबा सड़क की तरफ गिरा। गनीमत रही कि स्कूल की दीवार रात के वक्त गिरी। वहीं स्कूलों में बारिश के अलर्ट के चलते आज छुट्टी है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं जिले का प्रमुख आस्था केंद्र बेणेश्वर धाम 3 दिनों से टापू बना हुआ है। बांसवाड़ा के माही डैम के गेट खोलने के बाद से ही बालाई और साबला पुल पर पानी बह रहा है, जिससे आवाजाही रुकी हुई है। उदयपुर जिले में लगातार हो रही बरसात ने हालात बिगाड़ दिए हैं। जिले की सबसे बड़ी सोम नदी में पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि खेरवाड़ा गांव पानी से पूरी तरह डूब गया। सोम कागधर बांध की तस्वीरें देखिए। बारिश के बाद पूरी तरह से लबालब जो पानी बह रहा है वो बहुत ही डरावना है। बावलवाड़ा में तो कुछ नहीं बचा, सब कुछ पानी में डूब गया। ये पोस्ट ऑफिस की तस्वीरें देखिए जो सैलाब की चपेट में है। वहीं बूंदी जिले में लगातार हो रही बारिश से सड़कें समंदर बन गई हैं। देखिए कैसे ये बुलडोजर सैलाब में समा गया, फिर कड़ी मशक्कत के बाद इसे बाहर निकाला गया। राजस्थान के सिरोही जिले में लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। रविवार को हुई तेज बरसात के कारण जावाल पुलिस चौकी परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया, जिसके चलते पुलिसकर्मियों के साथ साथ चौकी में आने वाले फरियादियों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ी। जानकारी के मुताबिक कुछ ही घंटों की बारिश से
चौकी परिसर में करीब 1 से 1.5 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद पुलिसकर्मी फाइलों और आवश्यक सामानों को बचाते नजर आए। तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। सीकर में देर रात हुई मूसलाधार बारिश से शहर की पूरी रफ्तार ही थम गई। लगातार कई घंटे तक बरसात होने से पूरा शहर जलमग्न हो गया। रात को हालात ये रहे कि मुख्य बाजारों से लेकर आवासीय कॉलोनियों तक में पानी भर गया और सड़कों ने नालों का रूप ले लिया, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश का सबसे ज्यादा असर रेलवे यातायात पर देखने को मिला। सीकर रेलवे स्टेशन की पटरियां पूरी तरह से पानी में डूबी नजर आईं। अलवर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कें जलमग्न हो गईं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। घरों, अस्पतालों और दुकानों में पानी घुस गया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। भारी बारिश से गाड़ियां डूबी हुई हैं। अलवर का बस स्टैंड पानी में डूब चुका है। लगातार हो रही बारिश से गली मोहल्लों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोग जान बचाकर बाहर भागते दिख रहे हैं। अजमेर में हुई तेज बारिश ने जनजीवन को खासा प्रभावित किया है। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुआ मौसम अचानक तेज बारिश में बदल गया। करीब 1 घंटे की तेज बरसात के बाद शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। बीकानेर में भी भारी बारिश से भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। जल जमाव के बीच शव यात्रा हो रही है। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। देशनोक पालिका क्षेत्र की गलियों में पानी भरा हुआ है, जिसके चलते लोग मजबूरी में घुटनों तक के पानी के बीच से शव ले जाने को मजबूर हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और पहाड़ों पर भी बादलों का प्रहार अभी रुका नहीं। उत्तराखंड हो या हिमाचल, पहाड़ों पर बारिश जारी, जिससे कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं इलाके जलमग्न हो गए। बाढ़ बारिश से पहाड़ों पर कैसे हैं हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। हिमाचल में कई दिनों से भारी बारिश का दौर जारी है। जगह जगह से बादल फटने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें हैं धर्मशाला की, जहां बहुमंजिला इमारत ढह गई। इस इमारत को पहले ही असुरक्षित घोषित किया जा चुका था। इस जगह पर हुए भूस्खलन के कारण धर्मशाला छड़ी रोड भी बंद हो गया था। कांगड़ा के इंदौरा में तेज बारिश के बाद हालत बिगड़ गए हैं। घरों में पानी घुस गया और तिनकों की तरह बह गए। कई गाड़ियां आधा से 1 किलोमीटर दूर मिले हैं, जबकि कई गाड़ियों का कोई पता नहीं है। इंदौरा में हजारों लोग इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। इस आपदा से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। लोग अभी भी सहमे हुए हैं। इंदौरा में बस अड्डा से लेकर ताराखड्ड पुल तक ज्यादा नुकसान हुआ है। प्रशासन ने क्षेत्र की बिजली आपूर्ति बंद कर दी है, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। घरों में पानी घुसने से लोगों का कीमती सामान खराब हो गया है। कमरों में बेड पानी में तैर रहे हैं। घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। हिमाचल के सोलन में भारी बारिश के बाद हालात बदतर हो गए हैं। रिहायशी इलाकों से लेकर सड़कों तक पानी भरा हुआ है। ये तस्वीर सोलन के बद्दी इलाके की है, जहां भारी बारिश के बाद नेशनल हाईवे पर इतना पानी भर गया मानो सड़क पर नदी बह रही हो। भारी बारिश के बाद बद्दी नालागढ़ मार्ग से गुजर रही गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। जोखिम के बावजूद लोग नेशनल हाईवे 105 पर सफर करने को मजबूर थे। चंबा में बादल फटने की घटना सामने आई है। डलहौजी तलाई मार्ग पर बादल फटने से नाला उफान पर आ गया। बादल फटने की लाइव तस्वीरें मौके पर मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद की। बादल फटने से कई सड़कें बंद हो गईं। हिमाचल में इस बार बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। उस पर से लैंडस्लाइड और बादल फटने की घटनाओं से कई इलाकों की सड़कें बुरी तरह से टूट गई हैं। बिलासपुर में बारिश और लैंडस्लाइड ने अब घरों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। बिलासपुर के क्यारियां गांव में कई घरों में दरारें आ गई हैं। पहाड़ी से मलबा खिसकने की वजह से घर के आंगन में बड़ी दरारें पड़ गई हैं, जिससे घर के गिरने का खतरा बढ़ गया है। घर वाले सहमे हुए हैं। घर वालों को डर सता रहा है कि उनका घर कभी भी भूस्खलन की जद में आ सकता है। बिलासपुर में हो रही तेज बारिश ने आफत मचाई है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन मार्ग पर महिला के पास भारी भूस्खलन के चलते रास्ता बंद हो गया, जिसके बाद वहां लंबा जाम लग गया। भारी बारिश के बाद पहाड़ से भारी मलबे के साथ पत्थरों रास्ते पर आ गए, जिस वजह से मार्ग को बंद करना पड़ा और वाहनों को पुराने हाईवे पर डाइवर्ट किया गया। बारिश के बाद भूस्खलन के चलते पहाड़ी से खिसककर भारी मात्रा में मलबा और पत्थर मार्ग पर गिर गए, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। पहाड़ी से गिरा मलबा और पत्थरों की चपेट में 2 ट्रक आ गए हैं, जिससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ है, मगर ट्रकों को काफी नुकसान पहुंचा है। और आसमानी आफत सिर्फ पहाड़ों पर नहीं आई, बल्कि मैदान भी सैलाब से बेहाल है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब
और हरियाणा के कई जिलों में भी बाढ़ जैसी स्थिति है, तो कहीं पानी की तेज धार में कार बह गई। देखिए ये रिपोर्ट। आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत, शहर शहर सैलाब, आफत में जान। आसमानी आफत पहाड़ों और राजस्थान में ही नहीं बरस रही, बल्कि आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। यूपी, बिहार से लेकर गुजरात तक शहर शहर जलमग्न हैं। कहीं घर जमींदोज हो रहे हैं तो कहीं गलियों में सैलाब आ गया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, ये पंजाब के मोहाली की है। यहाँ पर राव नदी उफान पर है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इसी दौरान एक कार सवार युवक सैलाब को पार करने की कोशिश करने लगा तो गाड़ी ही सैलाब में बह गई। देखते ही देखते कार तिनके की तरह बहने लगी। उधर मोहाली शहर में चारों तरफ पानी भर गया है। सड़कों और गलियों में 2 फीट तक पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना भी बारिश से पानी पानी हो गया। शहर के कई हिस्सों में जलभराव है। दरियापुर सब्जीबाग इलाका भी डूब गया है। उधर यूपी के चंदौली में भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। यहाँ पर नहर का तटबंध टूटने से भू कटाव हो रहा है। किसानों की सैकड़ों एकड़ खेती जलमग्न हो गई, जिससे पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कानपुर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी किनारे मंदिर और घाट डूबे हुए हैं, जिससे लोग दहशत में हैं। हरियाणा के कई जिलों में भी मूसलाधार बारिश हुई। हिसार में भारी बारिश से सड़क और गलियों में पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां रेंगती नजर आईं। एमपी में भी लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं। पन्ना में पुल के ऊपर पानी भरने से गर्भवती महिला को जेसीबी में ले जाना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।